नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा एमएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पाठ सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 12 है। इसके पहले जो है आपको 11 प्रैक्टिस सेटों को प्रोवाइड करा दिया गया है सामान्य अध्ययन से संबंधित। यदि आपने उन सभी 11 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो होल स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में सामान्य अध्ययन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप जा करके सभी सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं। दोस्तों, जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को शामिल किया जाता है वह अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं और जो सिलेबस निर्धारित किया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग जो है हर प्रश्न को से मेंशन किया जाता है हमारे प्रैक्टिस सेटों में। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास किया जाएगा और आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 50 क्वेश्चन में से। और एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जाऊंगा आपको, उसका उत्तर कमेंट के माध्यम से देना है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस सेशन के अंतर्गत पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे। जे.के. मेहता, आर.के. मुखर्जी, एम.एस. स्वामीनाथन और डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का प्रणेता माना जाता है। यदि हम बात करेंगे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी तो 1966-67 में जो है हरित क्रांति की भारत में शुरुआत हुई थी और जिसके जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। यदि हम बात करें हरित क्रांति के विश्व में यदि हम बात करें तो उसके जन्मदाता कौन थे तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। और भारत के पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन की निम्नलिखित प्रणाली अपनाता है तो कौन सी प्रणाली अपनाता है। निश्चित विश्वासरहित प्रणाली, अनुपातिक कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली और डी दिया गया है विशेष आहरण अधिकार के कोटे के अनुपात में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अनुपातिक कोष प्रणाली को अपनाता है भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन में। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन से प्रदेश में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कर्नाटक, केरल, असम और डी दिया गया है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। कर्नाटक में जो है सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है और दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पर केरल राज्य आता है, तीसरे नंबर पर जो है तमिलनाडु राज्य आता है कॉफी के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। हाल ही में किस टनल का नाम बदल करके अटल टनल कर दिया गया है। बनिहाल, चेनानी नासरी, रोहतांग और डी दिया गया है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, जो रोहतांग दर्रा है उसका नाम बदल करके रख दिया गया है अटल दर्रा या अटल टनल। अब बात करेंगे रोहतांग दर्रे की। दोस्तों, रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। यदि हम बात करेंगे अटल टनल का नाम कब रखा गया तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पे, याद रखेंगे 95वीं जयंती पे जो है 25 दिसंबर 2019 को उनकी स्मृति में जो है रोहतांग दर्रे का नाम बदल करके अटल टनल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का प्रक्षेपण किस वर्ष तक किया जाना है। वर्ष 2020, 21, 2022 और डी दिया गया है 2023। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। विकल्प सी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2020 तक जो है मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का प्रक्षेपण किया जाना है। तो याद रखेंगे 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था। चूना पत्थर, पिच ब्लेड, रूटाइल और डी दिया गया है हेमेटाइट। तो दोस्तों, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, पिच ब्लेड से प्राप्त किया गया था। और रेडियम के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं तो दोस्तों रेडियम के जो खोजकर्ता है यानी आविष्कारक हैं पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी जो है 1898 ईस्वी में जो है रेडियम की खोज की थी। और बात याद करेंगे रखेंगे कि कौन से खनिज से तो पिच ब्लेड से इसको प्राप्त किया गया था। यदि हम बात करें हेमेटाइट की तो दोस्तों हेमेटाइट से जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। चूना पत्थर जो है औषधि चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी और डी दिया गया है शेर शाह सूरी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मध्यकालीन शासकों में जो शासक था वह शेर शाह सूरी था जो सबसे अधिक पढ़ा लिखा और शिक्षित था। विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेड ट्रेटा एलिकलस
प्रकाश और डी दिया गया है मेटल कार्बोनिलस। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर? सभी लोगों को पता है, आई होप, मैं आशा करता हूं। विकल्प आपका ए सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो होता है ओजोन परत के छिद्र का जो है मुख्य कारण है गैस है CFC। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? थर्मोपाइल, सौर सेल, डायनमो और डी दिया गया है लघु नाभिकीय रिएक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा दोस्तों। एक कृत्रिम उपग्रह में जो है विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह सौर सेल होता है। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? बोमर, स्टेपीजी, मैलियस और डी दिया गया है इनकस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपीज होती है। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल और डी दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलुबर्नी किसके दरबार से संबंध था? अलुबर्नी का महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश और डी दिया गया है बलबन। तो दोस्तों जो अलुबर्नी था वह मोहम्मद गजनवी से के दरबार से संबंधित था और वह मोहम्मद गजनवी के साथ ही भारत आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए थे? नंदवंश, मौर्य वंश, पश्चिमी क्षत्रप वंश और डी दिया गया है सातवाहन वंश। तो कौन से राजवंशों ने जो है शीशे के सिक्के चलवाए थे दोस्तों? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सातवाहन वंश के शासकों ने जो है शीशे के सिक्के चलवाए थे। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग है? जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग और डी दिया गया है चीनी उद्योग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत में सबसे प्राचीन उद्योगों में जो है आपका आता है सूती वस्त्र उद्योग। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। यदि हम बात करें आधुनिक काल की तो दोस्तों आधुनिक काल में भी जो है सबसे पहले सूती वस्त्र मिल जो है 1853 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से और डी दिया गया है राजस्थान से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन के उत्पादन का सबसे पहले स्थान पे आता है मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन के मामले में। यदि हम दूसरे नंबर के राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र जो है दूसरे नंबर पे आता है और तीसरे नंबर पे जो है आपका राजस्थान आता है। तो याद रखेंगे सोयाबीन के उत्पादन में इन 3 राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्रांति दिया गया है एक तरफ और संबंधित दिया गया है, उससे संबंधित कौन कौन से उद्योग आते हैं? तो देखिए सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों सुनहरी क्रांति का संबंध जो है उद्यान से है और श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, यह भी सही है। नीली क्रांति का संबंध कुक्कुट पालन, दोस्तों कुक्कुट पालन से जो है नीली क्रांति का संबंध नहीं होता है। यह आपका विकल्प सी सही उत्तर है क्योंकि इसका मिलान सही नहीं है। यदि हम बात करेंगे डी की तो हरित क्रांति में आपका कृषि आता है। तो याद रखेंगे। और नीली क्रांति के संबंध की बात करें तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से संबंधित है यानी मछली पालन से संबंधित है नीली क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी कहां पर? दार्जिलिंग में, शिवसमुद्रम में, मोहरा में और डी दिया गया खोपाली में। तो दोस्तों भारत में जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी वह की गई थी दार्जिलिंग में। विकल्प आपका ए सही उत्तर है और दार्जिलिंग आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो और माउंट ताल और डी दिया गया है माउंट कोटोपैक्सी।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी। माउंट कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और यह एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आती है और वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो वहाँ पे एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है एंका कांगुआ ज्वालामुखी, जो कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आती है। इतनी बातें याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। दिया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है कहाँ पर? आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में और डी दिया गया है लखनऊ में। तो दोस्तों जो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप है वह स्थित है कानपुर में। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1997 ईस्वी में। विश्व बैंक के सहयोग से जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? तो 1985 में, 1990 में, 1995 और डी दिया गया है 1997 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी। 1995 में जो है मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ उत्तर प्रदेश में किया गया था। यदि हम इससे पहले इस 2018 के क्वेश्चन पेपर एमएड में पूछा जा चुका था कि मिड डे मील का योजना का प्रारंभ कौन से राज्य से किया गया था, तो दोस्तों इसका उत्तर था तमिलनाडु। याद रखेंगे दोस्तों, मिड डे मील योजना सबसे पहले राज्य ने कौन से राज्य ने लागू किया था, तो वह था तमिलनाडु राज्य। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और डी दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों वह कौन सा शासक था जो चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है और वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। फलों के मीठे स्वाद का कारण है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज और डी दिया गया है फ्रक्टोज। तो दोस्तों फलों के जो मीठे स्वाद का कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर है आपका डी। फ्रक्टोज जो है फलों के मीठे स्वाद का प्रमुख कारण है। याद रखेंगे फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिया गया है कि विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तांबा, सोना, चांदी और डी दिया गया है लोहा। तो दोस्तों विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली जो प्रथम धातु थी वह थी तांबा। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और डी दिया गया है जैविक। तो दोस्तों जल का वाष्प में परिवर्तन जो कहलाता है वह भौतिकी परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि वाष्प को पुनः संघनित करके जल में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए जो है जो जल का वाष्प में परिवर्तन है वह भौतिकी परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्या कारण है? वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण और डी दिया गया है अत्यधिक भार के कारण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वायुदाब की कमी के कारण जो है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की जो है स्याही निकलने लगती है। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.31, 18.50 और 18.90 और 18.05। दोस्तों कितनी जनसंख्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.31% है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 31.8%, 31.8%, 32.2% और डी दिया गया है 31.2%। तो दोस्तों जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की कुल जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या थी वह थी 31.2%। यदि हम बात करेंगे ग्रामीण जनसंख्या की तो ग्रामीण जनसंख्या थी दोस्तों 68.8% थी, वह ग्रामीण जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो याद रखेंगे 31.2%,
ग्रामीण जनसंख्या है कुल जनसंख्या की, और 68.8% जो है यह ग्रामीण जनसंख्या है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसे 2018 में जब प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें पूछा जा चुका है ग्रामीण जनसंख्या को, तो इसमें जो है नगरीय जनसंख्या पूछा गया है, तो 31.2% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, मनमोहन सिंह को और पीवी नरसिम्हा राव को। तो दोस्तों भारत का जो आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है भारत के आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दिया गया है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी अवस्थित है कहाँ पर? अहमदाबाद में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, और डी दिया गया है जोधपुर में। तो दोस्तों केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है अवस्थित है आपका विकल्प डी सही उत्तर है, जोधपुर में, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसमें जो कुछ और प्रमुख अनुसंधान है उसको भी आपको बता देता हूँ। देखिए जो है दिया गया है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो यह करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? तो यह बीकानेर में है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? तो यह श्रीनगर में है। केंद्रीय उष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान कहाँ पे है? तो यह लखनऊ में है। इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, लखनऊ वाले को इंपॉर्टेंट हो सकता है या पूछा जा सकता है कि केंद्रीय उष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान कहाँ है? तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैविक अजैविक दबाव प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो यह मालेगांव में है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्या है, चंद्र ग्रहण यानी ल्यूनर इक्लिप्स जो है होता है जब जब पृथ्वी सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सी दिया गया है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है, और डी दिया गया है सूर्य और चंद्रमा के एक ही स्थान पर होते हैं। तो दोस्तों जो चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण की स्थिति में जब होती है, कब होती है? तो इसका आपका सही उत्तर है विकल्प बी। बी जो है आपका सही उत्तर है। देखिए जो चंद्र ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो है पृथ्वी आ जाती है, तो वह क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण कहलाता है। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। तो याद रखेंगे, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना जो है चंद्र ग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पूर्ण स्वराज्य की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1949 को, और डी दिया गया है 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों जो पूर्ण स्वराज्य की वचनबद्धता के साथ जो है भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट, आर बी घोष, जी पी गोखले, अंबिका चरण मजूमदार। तो दोस्तों जो 1916 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ वाला अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। विकल्प आपका डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है निर्वाचन के बहिष्कार से, नमक कानून को तोड़ने से, हिंदू मुस्लिम एकता से, और डी दिया गया है छुआछूत को दूर करने से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। जो ऐतिहासिक दांडी मार्च है उसका संबंध था नमक कानून के तोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, और डी दिया गया है छठी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों जो गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था वह दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना में। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पंचम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था दोस्तों? तो अप्रैल 1900, याद रखेंगे, अप्रैल 1974 से लेकर के 31 मार्च 1978 का जो कार्यकाल था, यह पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो याद रखेंगे, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गरीबी उन्मूलन का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी को, कृष्णा को, गोदावरी को, और डी दिया गया है नर्मदा नदी को।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए सही उत्तर है। दक्षिण की गंगा कहलाती है कावेरी नदी। यदि हम बूढ़ी गंगा की बात करें तो बूढ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूढ़ी गंगा किसको कहा जाता है, तो आपको गोदावरी नदी को जो है बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे दक्षिण की गंगा कहलाती है कावेरी नदी और बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को और डी दिया है डॉक्टर विलियम गांधी को। तो दोस्तों जो श्वेत क्रांति का भारत में जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह भारतीय संगीतकार कौन है जिनके नाम पर क्षुद्र ग्रह 2006 VP 32 का नाम रखा गया है? भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, हरिप्रसाद चौरसिया और डी दिया गया है किशोरी आमोलकर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, पंडित जसराज जो थी एक भारतीय संगीतकार हैं और उन्हीं के नाम पर क्षुद्र ग्रह 2006 VP 32 का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपिको आंदोलन का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, पांडुरंग हेगड़े ने, वंदना शिवा ने और डी दिया गया है अमृता देवी ने। तो दोस्तों अपिको आंदोलन का नेतृत्व किया था पांडुरंग हेगड़े ने और अपिको आंदोलन का संबंध जो है कर्नाटक राज्य से है, याद रखेंगे। और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है चिपको आंदोलन से है। विकल्प आपका ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 और लखनऊ अधिवेशन 1916। तो दोस्तों कौन से अधिवेशन में जो है पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था कांग्रेस अधिवेशन में? तो विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में ईस्वी में जो है पहली बार एनी बेसेंट को जो है एक महिला के रूप में अध्यक्ष चुना गया था, याद रखेंगे। विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और डी दिया गया है लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों जो दूध से दही बनने के दौरान अम्ल बनता है वह बनता है लैक्टिक अम्ल। आपका बी डी विकल्प सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया गया था जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने और डी दिया गया है हुमायूं ने। तो दोस्तों जो चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था वह था हुमायूं। आपका डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को और सी दिया गया है 24 जनवरी 1950 को और डी दिया गया है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को जो है भारत का राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन है? 5वीं, 6वीं, 7वीं और डी दिया गया है 8वीं में। तो दोस्तों कौन सी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किया गया है? तो विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। 6ठी अनुसूची में जो है इन लोगों का वर्णन किया गया है, तो याद रखेंगे 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 5, 10, 15 और डी दिया गया है 20। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वह होती है 15। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया कि वीटो पावर जिसको हम निषेधाधिकार के नाम से जानते हैं किन्हें प्राप्त है? महासभा को, सुरक्षा परिषद को, न्याय परिषद को और डी दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। तो दोस्तों जो वीटो पावर है यानी निषेधाधिकार है वह प्राप्त है सुरक्षा परिषद को। और सुरक्षा परिषद में किसको प्राप्त है दोस्तों? जो अस्थायी सदस्य देश हैं उनको जो है वीटो पावर प्राप्त है। और वो 5 अस्थायी सदस्य देश कौन से हैं?
तो आपका अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन और फ्रांस जो हैं ये 5 अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद को, और उन्हीं को जो है वीटो पावर प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप किस प्रकार का है? चक्री, अदृश्य, संरचनात्मक और डी दिया गया है असंरचनात्मक। तो दोस्तों भारत में जो बेरोजगारी का स्वरूप है वह है संरचनात्मक बेरोजगारी, विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के कितने भाग पर जल एवं स्थल पाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी के कितने भाग पर जल और स्थल पाया जाता है? तो मैं इसका सही उत्तर बता दे रहा हूं आपको। इसका सही उत्तर है आपका विकल्प ए, 70.8% पर जल है और 29.2% पर जो है स्थल भाग पाया जाता है। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बगची, डेविड एटनबरो, मारिके लुकास और डी दिया है सोनम वांगचुक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेविड एटनबरो को जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे डेविड एटनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है? मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा और डी दिया गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है यह स्टार्ट किया गया है, प्रारंभ किया गया है कार्यक्रम को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। विकल्प आपका डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? 108, 109, 103 और डी दिया गया है 112। तो दोस्तों जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 है उसमें भारत का स्थान है आपका 112वां। याद रखेंगे 112वां जो स्थान है भारत का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा दोस्तों। भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनाने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2022 तक, 2024 तक, 2030 तक और डी दिया गया है 2050 तक। इसको मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए जो है आपसे यह उत्तर पूछ रहा हूं। तो आप जो है कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।